मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में एक पुरुष जातक, एक नौजवान की कुंडली में हम मुख्य रूप से दो चीजों पर विचार करेंगे। एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि उसकी कुंडली में जीवन साथी के ऐसा योग है, अब उसका जीवन साथी कुल की मर्यादाओं को धार पर रख सकता है, यानी उसका आचरण ठीक नहीं होगा। दूसरा विचार करेंगे तीव्र कालसर्प योग है। तीसरा विचार करेंगे व्यवसाय की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानि है। तो दर्शकों, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं उसके साथ साथ उपाय भी बताऊंगा। दर्शकों, यह हमारे कुंडली का 12 भाव है। आपका लगन यहां कोई भी हो सकता है, आप कोई भी लगन हो सकता है। आप इसके यहां पर 1 2 3 4 12 तक जो राशि होती है वो लगन हो सकता है। और ये सप्तम भाव का भाव है, ये दसम भाव का भाव है, ये जीवन साथी का भी भाव है और व्यवसाय का भाव है, और व्यवसाय में प्रतिष्ठा। और नवम भाव भाग्य भाव, पिता का भाव है। ये इस तरह से भाव है। हर एक भाव का फल है, हमेशा बताते हैं। ये द्वितीय भाव धन का, वाणी का, तीसरे पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, सुख का भाव, चतुर्थ भाव माता माता, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, और छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव कर्ज और दंड और सेवा सुख का भाव है। ये मोटे तौर पर हमेशा बताते हैं। वीडियो की अवधि कम करने के लिए हम मुख्य पॉइंट पर आते हैं। यह आपका लगन कोई भी हो, और यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव का स्वामी अगर तीर्थ भाव में हो और वह पाप प्रभावित हो, तो ऐसा हमारे विद्वानों का मत है, ऐसे जातक का जीवन साथी का आचरण ठीक नहीं होगा। दूसरा, लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश तो पहले जरूरी है देखना, लगन और लग्नेश को। आगे देखते हैं। दसम भाव पर पाप कर्तृयोग हो, यह दसम भाव है। पाप कर्तृयोग का मतलब है यहां पर भी पाप ग्रह हो, यहां पर भी पाप ग्रह हो, तो अपना फल नहीं दे सकता। दसम भाव पाप कर्तृयोग में है तो अपना फल नहीं दे सकता। दूसरा, कालसर्प दोष भी है। जातक की आंशिक कालसर्प योग है। आंशिक कालसर्प क्या होता है? राहु केतु की परिधि से एक ग्रह बाहर हो जाता है तो आंशिक कह देते हैं, लेकिन योनि सर्प हो जाने की वजह से तीव्र कालसर्प हो जाता है। ये एक दो प्रभावों के ऊपर हम विचार करेंगे और आप अंत तक बने रहिए। जातक का जन्म 14/10/2003 कृष्ण पक्ष 5 नक्षत्र रोहिणी चरण 2 मंगलवार को हुआ। आज के विषय में लेते हैं व्यवसाय की हानि, दाम्पत्य सुख, नरक तुल, खर्च अधिक और तीव्र कालसर्प योग, पित्त दोष। जातक का जन्म मिथुन लगन में हुआ। मिथुन लगन के 11 अंश 43 डिग्री है, उदय अंश है, और वहीं पर शनि विराजमान है 19 डिग्री लेकर के 12 अंश लेकर शनि विराजमान है। तृतीय भाव में गुरु 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव का स्वामी गुरु है और दसम भाव का स्वामी भी गुरु है, तृतीय भाव में है। चतुर्थ भाव में लग्नेश बुध 19 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर सूर्य 27 डिग्री लेकर विराजमान है, और सूर्य बुध का 8 डिग्री का फासला है। तो बुध अस्त है, प्रभाव कम देगा लेकिन प्रभाव कम देगा। लेकिन लग्नेश ही अस्त हो गया तो कुंडली में कुछ नहीं बचता। दर्शकों, कुंडली का संचालक लग्नेश है। यह लगन के भाव का स्वामी कुंडली का संचालक होता है। पंचम भाव और नवम भाव उसके सहायक होते हैं। बाकी ग्रह के स्थिति के हिसाब से अगर ये 3 ग्रह कुंडली में ठीक हो तो उसका जीवन पार उतर जाता है। पंचम भाव में शुक्र तुला राशि में 12 डिग्री लेकर विराजमान है, साथ में केतु 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में मंगल कुंभ राशि का है, शत्रु राशि का मंगल है, और मंगल यहां पर है, और एकादश भाव में राहु मेष राशि में है। दर्शकों, यह कुंडली की स्थिति रही। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सूत्र है ज्योतिष में जो हमेशा बताता हूं, आप बेशक नोट कर लो। आप मेरे वीडियो देखते देखते आधे ज्योतिष आचार्य तो वैसे ही बन जाओगे जो ध्यान से देखेगा। सूर्य शनि और द्वादश भाव का स्वामी राहु, और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी। राहु जिस राशि में बैठा हो, अकेला राहु, तो ये 5 ग्रह पृथक कारक होते हैं।
इन 5 में से 2 या 3 का अधिक प्रभाव जिस ग्रह पर पड़ जाता है, जिस स्थान पर पड़ जाता है, उस स्थान की हानि कर देते हैं और उस ग्रह को उससे पृथकता ला देते हैं, अलग कर देते हैं। यह सूत्र आपको हर एक कुंडली में देख लेना चाहिए, अपनी कुंडली में देख लेना चाहिए कहां पर है, सिर्फ दृष्टि मालूम होना चाहिए। तो दर्शकों, मिथुन लगन में जातक का जन्म हुआ, मिथुन लगन के स्वामी बुध है, इनकी बुद्धि तेज होती है और वाणी के कारक माने जाते हैं। ग्रहों के अनुसार से अगली बात हो जाती है, विद्या व्यसनी होते हैं। नॉर्मल तौर पर जब मिथुन राशि और कन्या राशि हो तो विद्या व्यसनी होते हैं, लेकिन ग्रहों के हिसाब से भी होता है, ग्रहों की अनुकूलता के हिसाब से भी होता है। ये जितना परिश्रम करते हैं उतना उनको लाभ नहीं मिलता, एक साथ ऐसे ही कई काम करने की कोशिश करते हैं, परंतु इनके कार्य पूरा होने में बहुत देरी हो जाती है, किसी काम में ये निपुण नहीं हो पाते। बुध लग्नेश चतुर्थ भाव में है, बुध लग्नेश चतुर्थ भाव में अपनी राशि में उच्च है और दिग्बली है। बुध दिग्बली है, उच्च राशि में है और 8 डिग्री की दूरी पर अस्त है। थोड़ा प्रभाव कम देगा लेकिन देगा। लेकिन साधारण तौर पर अगर आपका कोई भी लग्नेश यहां पर है, आपका लगन कोई भी होने दो, जैसे मैंने बताया यहां पर है, तो वह माता पिता का सेवा करने वाला होगा, उसको अच्छा वाहन सुख मिलेगा, आनंद में जीवन व्यतीत होगा। और कोई भी लग्नेश जब दसम भाव को देगा तो प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। यहां पर लग्नेश बुध है तो अस्त है, कमजोर हो गया, फलों में पर्दी होगी और नीच दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, लग्नेश है, कुछ ना कुछ तो देगा नीच दृष्टि से। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी, तीर्थ भाव पराक्रम और छोटे भाई बहन का भाव है और चतुर्थ भाव में है। भाई बहनों का सुख होगा, घरेलू सुख होंगे, पिता द्वारा सहयोग होगा। तो गुरु सप्तम दृष्टि से मीन राशि को देख रहा है और ये दसम भाव पिता के सुख का भाव है, यानी पिता से उसको सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, राज के सम्मान में वृद्धि भी हो सकती है, धनी होगा, यशस्वी भी होगा, सुखी होगा, परिश्रमी बनेगा। परंतु सूर्य यहां से नीच अवलासी है, क्योंकि सूर्य नीचता को जा रहा है, 27 डिग्री है। अब सूर्य का मन जो है ऐसा हो गया, अब मैं तो 2 दिन के बाद नीच में चला जाऊंगा, नीच राशि में चला जाऊंगा। या जैसे कोई अपराधी हो, उसको यह पता लग जाए कि तुम तो कल सजा हो जाएगी, थाने में पकड़े जाओगे, तो पहले से ही खाना पीना छोड़ देगा। जहां पर सूर्य नीच अभिलाषी हो रहा है और जीवन में व्यवधान और उसका दिल कमजोर हो जाता है, क्योंकि नीच अभिलाषी है, 3 ही डिग्री है, वो नीच का माना जाएगा। सूर्य को मालूम है अगर मैं तुला राशि में जाऊंगा तो नीच का हो जाऊंगा, तो इसका डिमोरलाइज हो जाता है, उसका मनोबल कम हो जाता है और दिल कमजोर हो जाता है, जीवन में व्यवधान आ जाते हैं, क्योंकि 27 डिग्री पर है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में उच्च राशि में है। द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं बताई जाती, तो चलायमान है और उच्च राशि का चंद्रमा है। ऐसे जातक के पत्नी के साथ मधुर संबंध नहीं होते, ऐसे जातक के 2 शादियां भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं हो जाए, लेकिन योग बनते हैं, आशंका बन सकती है, किसी संबंधियों के मरने के बाद उसकी संपत्ति मिलने का भी उसका योग आ जाता है, जैसे वसीयत नाम से आ जाते हैं। और चंद्रमा सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है। झगड़े आदि, रोग आदि के कारण उसका मन अशांत रहेगा और ऐसे जातक को पिता के परिवार से कुछ लाभ नहीं मिलता। ये चंद्रमा है। खर्चा अधिक करेगा, तो द्वितीय भाव का स्वामी खर्च के भाव में उच्च राशि में चलेगा, लेकिन खर्च उसके पास आ जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, खर्च करने के लिए आ जाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल 6ठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी और मिथुन राशि के लिए मंगल परम पापी माना गया है। तो 6ठे से 6ठा दोनों स्थान का स्वामी हो गया तो परम पापी हो गया मंगल मिथुन लगन के लिए। और मंगल 9वें भाव में है, शत्रु राशि में है। एक तो परम पापी हुआ ग्रहों की रचना के हिसाब से, मिथुन लगन में मंगल परम पापी होगा। दूसरा, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया। मंगल पहले से ही मिथुन लगन के लिए अशुभ है, लेकिन उसमें राहु के भी गुण आ गए, राहु के भी गुण आ गए, डबल पापी बन गया। तो मंगल यहां पर पापी बन गया। चतुर्दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। खर्च होगा, खर्च अधिक होगा, भारी स्थानों से लाभ होगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखा, पराक्रम होगा। पहले ही मंगल तो पराक्रम का धनी होता है। और मंगल अष्टम दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव में भी देख रहा है, तो थोड़ा बहुत
सुख दे देगा, वहां पर तो सूर्य बैठा हुआ देने के लिए, तो कोई सोचने की वाली बात नहीं। अब बात करते हैं दर्शकों गुरु की। गुरु सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। दोनों भावों का स्वामी गुरु है और दोनों ही भाव महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो और पाप प्रभावित हो तो ऐसे जातक की पत्नी का आचरण ठीक नहीं होता, असामाजिक कार्य कर सकती है। पाप प्रभाव कैसे? शनि की भी दृष्टि पाप प्रभाव है। जहां पर शनि अकेला भाग्येश नहीं है, छठे भाव का भी स्वामी है। अगर जो ग्रह भाग्येश होगा और वह दृष्टि डालेगा तो अशुभ प्रभाव नहीं माना जाता, लेकिन शनि छठे भाव का भी स्वामी है, अष्टम भाव का भी स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है। शनि में दोनों ही गुण आ गए, छठे भाव के स्वामी के, अष्टम भाव के स्वामी के भी आगे, नवम भाव के स्वामी के भी आगे। तो शनि की भी तीसरी दृष्टि गुरु पर अशुभ पड़ रही है। और गुरु का कारक तो है, गुरु नैसर्गिक गुण है, तृष्णा और वैराग्य का कारक ग्रह है और शुक्र सप्तमेश है, तो उसको दिक्कत आएगी। शनि पर गुरु पर शनि का प्रभाव है। दूसरा, राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर है। राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर है। तीसरा, मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। मंगल गुरु का मित्र तो है लेकिन मजबूर है, उसको पीड़ित करने के लिए मंगल की भी पूरी दृष्टि है। तो गुरु पर इस प्रकार शनि का, राहु अधिष्ठ राशि स्वामी का प्रभाव है और गुरु सप्तमेश है और तीसरे भाव में है। आचरण गलत होगा और दो विवाह का भी कारण बन सकता है, एक से अधिक विवाह का कारण भी बन सकता है और कुल की मर्यादाओं को थोड़ा सा कलंकित करने वाली बात हो सकती है। ऐसा नहीं होगा, हो सकती है। गुरु सामान्य तौर पर यहां पर पंचम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, सामान्य तौर पर अपने भाव की वृद्धि करेगा सभी यहां पर भाग्य को देख रहा है। तो लेकिन गुरु तो पहले से ही पीड़ित है, कुछ नहीं हो सकता। नव दृष्टि यहां पर दे रहा तो गुरु का तो यहीं पर ही झमेला खत्म हो गया। अगर पीड़ित नहीं होता तो गुरु कुछ प्रभाव दे देता। केंद्राधिपति दोषी भी है लेकिन ये मान लिया जाए तो छोटा मोटा तो देगा, नहीं तो कोई भी प्रभाव दे। इसलिए क्योंकि शनि त्रिकोणेश भी है, जब त्रिकोणेश और केंद्रापति दोष को देख लेता है तो उसका भंग भी हो जाता है। शनि के यहां पर दो रोल आ गए हैं, अगर उसको भी बात माने शनि की तो राहु और मंगल से पीड़ित हो गया, तो यहां पर गुरु पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और शुक्र को द्वादश भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता। शुक्र द्वादश भाव में अच्छा माना जाता है। पंचम भाव का स्वामी अपनी राशि में है। शिक्षा संतान के विषय में कोई सोचने की जरूरत नहीं, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी संतान होगी। साथ में केतु भी है, 15 डिग्री का तो फर्क है, लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत रहता है अगर केतु ध्वज का भी काम करता है, उच्च के साथ हो तो उच्चता और बढ़ा देता है, नीचते के साथ हो तो नीचता बढ़ा देता है, स्वयं राशि में हो वहां पर भी हो तो उसका स्वयं राशि के फल दे देता है, मान लिया जाए। तो यहां पर शुक्र भी अच्छा फल दे रहा है। शिक्षा संतान के मामले में कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है और लगन में बैठा है। अष्टमेश दीर्घकालीन योग देने वाला होता है। अष्टमेश जब लगन में है तो दीर्घकालीन योग देगा, आद्रा नक्षत्र में है दीर्घकालीन योग देगा, परंतु भाग्येश भी है, भाग्य की उन्नति भी करेगा, दोनों का काम देगा, रोग भी देगा, भाग्य की उन्नति भी करेगा। और उन्नति अच्छी होगी किसी दृष्टि से, यहां पर शत्रु की राशि में देख रहा है तो भाई बहन से वैमनस्य होगा, नहीं बनेगी। सप्तम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री के पक्ष में असंतोष देगा, स्त्री के पक्ष में असंतोष देगा सप्तम दृष्टि से। और दसम दृष्टि से यहां पर व्यवसाय भाव को देख रहा है। तो हमेशा शनि परिश्रम करा करके देता है। अगर शनि जो भी प्रभाव देगा, शुभ प्रभाव देगा, जो भी यहां पर शनि पंचमे शनि भाग्य का स्वामी मानो या छठे भाव का स्वामी और दसम भाव को देख रहा है और काल पुरुष कुंडली में शनि की दसम राशि आती है, यहां पर व्यवसाय को दे रहा है लेकिन अथक परिश्रम कराने के बाद उसको सहायता देगा।
लेकिन बहुत ही परिश्रम के बाद देगा। लगभग 45 साल के बाद ऐसा होगा और कुछ आमदनी की बात बनेगी, क्यों राहु भी है आगे। अब बात करते हैं राहु की। 10 को राहु एकादश भाव में है, गुप्त युक्तियों से आमदनी को करने की कोशिश करेगा, नित्य योजनाएं बनाएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और शनि का हो गया और राहु का हो गया, ऐसा जातक 40-45 साल के बाद थोड़ा सा सेटअप हो पाएगा। पंचम दृष्टि से यहां पर इस भाव को देख रहा है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, तीसरे भाव पर राहु का भी प्रभाव आ गया, शनि का भी प्रभाव आ गया, मंगल अशुभ का प्रभाव हो गया, तीसरे भाव की धज्जियां उड़ गई, भाई बहन का कोई सुख नहीं। और बीच में पिस गया गुरु महाराज, और गुरु महाराज सप्तम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है, गुरु महाराज भी पाप प्रभाव में दब गया, कहीं से भी सुख की बात नहीं बन रही। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो विपरीत होता है, केतु के विपरीत में संतान से उसमें परेशानी होगी। नवम दृष्टि से यहां पर शनि देख रहा है, दाम्पत्य सुख में कमी की कारण बनेगा। उधर से शनि भी कम दे रहा है और राहु भी कम दे रहा है, गुरु दे रहा है तो गुरु पीड़ित है, तो कहां गया, पूरा सुख नहीं मिलेगा दाम्पत्य सुख का पूरा से। अब बात करते हैं केतु की। दर्शकों, केतु जैसे मैंने पहले बताया पंचम भाव में है तो अच्छा देगा, लेकिन आमदनी में उतार चढ़ाव देगा। और पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, परेशानी देगा, उतार चढ़ाव देगा, आमदनी में भी उतार चढ़ाव देगा। और लगन भाव को देख रहा है, दिमाग में गर्भाट देगा। ये ग्रहों का था। दर्शकों, मैंने ग्रहों का सभी का आपको बता दिया। अब है व्यवसाय की हानि। व्यवसाय का में शनि और राहु का अशुभ प्रभाव है सप्तम भाव में, ये दैनिक व्यवसाय का भाव है। प्रतिष्ठा का भाव ये दसम भाव है, दसम भाव पाप करते योग में, राहु इधर है, मंगल यहां है, और मंगल नहीं है, राहु पर ही लगा लो, दोनों जगह राहु ही है। लग्नेश अस्त है, पहली बात लग्नेश अस्त है। फिर तीसरे भाव में राहु शनि मंगल का प्रभाव है, तीसरे भाव में राहु शनि मंगल का अशुभ प्रभाव है, क्योंकि मंगल अपनी अशुभता खो चुका, राहु जैसे फल देगा, राहु का प्रभाव है। दसम भाव पाप कर्तृ योग में है, दसम भाव पाप कर्तृ योग में है, और सप्तमेश पर राहु शनि और मंगल का अशुभ प्रभाव है, ये मैंने आपको बताया। चंद्रमा पाप कर्तृ योग में, जहां पर चंद्रमा है द्वादश भाव में, यह भी पाप कर्तृ योग में। चंद्रमा की अजूब ऐसी स्थिति होती है, अगर यहां राहु की जगह कोई दूसरा होता तो अच्छा हो जाता। तो ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा से द्वादश हो द्वितीय, अगर कोई ग्रह होना चाहिए केंद्र में होगा, तो केंद्र तो खैर यहां शनि और सूर्य से निष्फल हो रहा है, नहीं बन रहा है। क्यों? केंद्र में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, सूर्य को छोड़ करके, तो शनि है वो बात छोड़ दो। लेकिन यहां पर शनि आ गया, यहां पर राहु आ गया, जिसको पाप करती योग माना जाएगा। राहु की जगह दूसरा बेशक या मंगल भी होता तो पाप करती योग नहीं होता, तो उसको चंद्रमा को बल मिल जाता, तो चंद्रमा को भी बल नहीं मिल रहा। दूसरा एक और अच्छा योग है इसमें, सूर्य को अभी उभयचरी योग मिल रहा है, कि सूर्य से द्वादश गुरु है और द्वितीय शुक्र है, दोनों तरफ शुभ प्रभाव है। सूर्य को अभिचरी योग मिल रहा है और लग्नेश को भी उभयचरी योग मिल रहा है, यह एक बहुत अच्छी बात है। अब दोनों को द्वादश और द्वितीय में शुक्र हो गया, लेकिन लग्नेश अस्त है, प्रभाव मिलेगा कैसे? तो ये आपको स्थिति रही। व्यवसाय की हानि मैंने बता दिया, पाप कर्तृ योग में है, और दसम भाव का स्वामी, दसम भाव के स्वामी की तीसरे भाव में स्थिति सबसे खराब होती है, वो कुछ नहीं कर पाता, क्यों? भाव से छठे भाव में है। गुरु यानी बुध यहां, यानी सूर्य यहां से सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो कुछ ना कुछ देगा। लेकिन जब अपने घर के लिए, वो कहते हैं कि भगवान उसकी सहायता करता है जो खुद अपनी करता है। गुरु अपने भाव के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और फिर दूसरा राहु मंगल, ये जो है मंगल भी राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, पाप योग में हो गया, तो सूर्य का भी प्रभाव उसको निम्न स्तर पर ही मिलेगा, ये पाप कर्तृ योग की वजह से। तो ये तीन कालसर्प योग बन गया। क्यों? रोहिणी नक्षत्र है, ऐसा माना जाता है जिस जातक की योनि सर्प योनि होती है, तो हमारे विद्वानों का यह मत रहता है, शास्त्रों का मत रहता है, वो उसको पूर्व जन्म ने सब ने दस लिया था और इस जन्म में बिना विष के वो पैदा हो गया। और साथ में कालसर्प योग हो जाए, तो आंशिक कालसर्प तो है ही, मंगल तो बाहर है, तो तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये कालसर्प दोष भी एक पितृदोष माना जाता है। मैंने हर एक ग्रह के बारे में आपको बताया। लग्नेश अस्त है बता दिया, दसमें पाप कर्तृ योग बता दिया, दसम भाव का स्वामी गुरु पीड़ित है ये बता दिया, व्यवसाय की हानि हो गई, चंद्रमा पाप कर्तृ योग में और सूर्य शुभ योग में है उभयचरी में, दसम भाव भी पाप कर्तृ योग में कहीं ना कहीं हानि हो गई।
अब बात करते हैं, राहु की दशा चल रही है 34 तक, 16 से 234 तक दिक्कतें आएंगी। अभी से अगर नहीं संभले तो आगे दिक्कत आएगी। अब तो नौजवान है, कितना 21 साल की तो उम्र हुई है, 2003 का 2003 का ही तो जन्म है, 20 साल की तो उम्र हुई है, सारे काम कर सकते हैं। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए। राहु गुरु को पीट रहा है, शांति करानी चाहिए, काल सर्प दोष का निवारण कराना चाहिए और पूर्व जन्म के प्रायश्चित का कर्म करने के लिए नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। क्यों? ये जो भी ग्रह की स्थिति बनती है, आपको दान देने से कुछ नहीं बनेगा, ग्रह बैठा हुआ है, आपके कर्म ऐसे है, जो स्थिति आई है, आपको जप करने से नहीं बनेगा। ऐसे केस में अपने पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित करने का सस्ता और आसान इलाज एक ही है, नारायण बलि श्राद्ध, भगवान विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद ग्रह दोष निवारण करें, काल सर्प दोष का निवारण करें और जातक यहां पर लग्नेश का रत्न धारण करे। लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा क्योंकि लग्नेश अस्त है। उसके बाद ऐसा जातक अर्क विवाह करे, क्योंकि पुरुष जाति की है तो ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि अगर दोष निवारण करके और अर्क विवाह कर लेता है, फिर अगर योग कन्या के साथ शादी करता है तो उसका दोष निकल जाता है। दर्शकों, मैंने आज होनहार बच्चे की कुंडली में, जो अभी तो पढ़ ही रहा है तो आगे दिक्कत आ रही होगी, क्यों राहु की दशा आ गई है, मैंने पूरे विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। इसकी मैंने कुंडली तैयार की, कुंडली मैंने भेज दी। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, ये तो 10-20 मिनट का वीडियो पूरा सार निचोड़ देता है। 25-30 पेज की पत्रिका ऐसी बन जाती है कि उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जरूरत है उसको कारत्व कर्म करने की। दोष निवारण के बाद अगर बच्चा कारत्व कर्म नहीं करेगा तो कोई फल नहीं मिलेगा, कर्म का तो फल जरूर मिलेगा। भगवान भी खुश होता है कर्म करने से। तो जरूरत है तो लिखवा सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के लिए व्हाट्सएप करके भेजता, जरूरत है आपको संपर्क करने की। दर्शकों, मैंने इस नौजवान की कुंडली को लेकर जो दोष थे, इसमें किस तरह से उसके दोष है, मैंने उसका विवेचन और अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आप समझते हैं कि वीडियो हमारे किसी काम का है तो फिर मेरा या आपसे आग्रह करने का अच्छा एक बन जाता है। भाई आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, भाई अच्छा लगा है तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और आपको खराब लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं हमेशा दिल खोल के कहता हूं, जिस भी मेरे जातक को, जिस मेरे बच्चे को, जिस मेरे भाई को किसी की भी प्रॉब्लम है, आप अपनी डिटेल लिखिए और वो प्रॉब्लम लिखिए। आपका वीडियो बना करके उस समस्या का मैं मार्गदर्शन 100% करूंगा, अवश्य करूंगा। फिर कहूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप देख सकें, अपना फायदा उठा सकें। धन्यवाद।